हाय एवरीवन, माई सेल्फ सीमा। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में। और काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर है आपके सामने एक न्यू टॉपिक के साथ। और जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है पूर्व मध्यकालीन या उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति या राजपूत युगीन इतिहास। तो ये वाला टॉपिक हमने क्यों लिया है भाई? मोस्टली बच्चे एंशियंट पढ़ लेते हैं, मेडिवल पढ़ लेते हैं, और उसका जो बीच में वो टॉपिक रह जाता है जिसको बोलते हैं कि मैडम हमें तो बिल्कुल बोरिंग लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते ही आते हैं। ठीक है, इसको क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है और इसको छोड़ना तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, आपका कोई भी टेट एग्जाम है वहाँ से इसमें क्वेश्चन आते ही आते हैं, मतलब इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। कोई ज़्यादा ऐसा बहुत ही डीप इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। जैसे स्टार्टिंग में ही आपको संस्थापक पूछ लिए गए, ठीक है, कौन संस्थापक रहा है ये पूछ लिए जाते हैं, किसका, जैसे गुर्जर प्रतिहार का संस्थापक कौन रहा है, परमार का कौन रहा है, चालुक्य के कौन रहा है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेकंड, आपसे क्या पूछा जाएगा कि जो मेन मेन जो आपके शासक हैं उनके काल में जो विद्वान रहे हैं, जो कवि रहे हैं, उनसे रिलेटेड बुक्स वगैरह पूछी जाती हैं। ठीक है, और मिलान में कई बार जो है अभिलेख वगैरह, कौन किससे रिलेटेड अभिलेख है वो पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो राजपूत युगीन इतिहास इसको क्यों कहते हैं, कि बहुत सारे जो थे इसमें राजपूत रहे हैं, इस वजह से इसको राजपूत कालीन इतिहास कहा जाता है। और पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास इसलिए कहा जाता है कि मध्यकाल से पहले और एंशियंट के बाद आता है। उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति, मतलब उत्तर भारत के वंशों को हम पढ़ेंगे तो उसमें हम उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति इसलिए इसको बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए, क्या दो चीजें आपको याद रखनी है। पहली, इनके उदय के कारण, जो बेसिक चीजें आपको समझनी है। और इनकी जो उत्पत्ति हुई है ना, उदय हुआ है या उत्पत्ति हुई है, उसमें जो मतभेद है, उत्पत्ति में मतभेद, ये दो चीजें आपको जाननी है। पहले आपको टॉपिक को एक क्लियरिटी लाने के लिए, बहुत बार टॉपिक की क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है, तभी आगे पढ़ने में अच्छा लगता है और तभी समझ भी आता है हमें। ठीक है, देखिए, उदय के कारण क्या रहे हैं कि राजपूतों का उदय हुआ। तो हम गुप्त काल को पढ़ते हैं, पहले बेसिक चीजें जान लीजिए। जो गुप्त काल को पढ़ेंगे, और गुप्त काल के जो एंड में आपने पढ़ा, हुनों के बहुत सारे जो अटैक है होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, हुनों के आक्रमण होने लग जाते हैं, और हुनों के आक्रमण से धीरे धीरे गुप्त काल का पतन होने लग जाता है, और कुछ निर्बल उत्तराधिकारी जो होते हैं उनके कारण भी गुप्त काल का पतन होने लग जाता है। पर आपने तब देखा होगा, गुप्तों के पतन के बाद एक प्रांतीय या क्षेत्रीय शक्तियों का उभर कर सामने आना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जिसमें हमने कौन सी शक्तियां पढ़ी थी उनको आपको याद आ जाएगा। जैसे आपने बंगाल वाले इलाके में शशांक पढ़ा था, ठीक है, शशांक, कोड नरेश शशांक। ठीक है, जो मालवा में आपने क्या पढ़ा था, मालवा के अंदर देवगुप्त को पढ़ा था, देवगुप्त। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका कन्नौज में गृहवर्मन था, गृहवर्मन, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। उसके बाद ये गुजरात वाला एरिया है, यहाँ मैत्रक वंश था, मैत्रक वंश। और जो थानेश्वर हरियाणा वाला जो इलाका रहा था, वहां पे कौन आ गए थे, वहां पे वर्धन वंश आ गया था। अब कोई अक्षेत्रीय शक्ति आई थी, उसके बाद जो सबसे शक्तिशाली हुई उसने आसपास पे अधिकार कर लिया। सिचुएशन कोई भी रही है, चाहे दोस्ती की तरह से रहा है, चाहे मित्रता की तरफ से रहा है, ठीक है, चाहे शादी वाला संबंध रहा है, चाहे फिर आपको उनसे युद्ध का संबंध रहा, तो कुल मिला के उन्होंने अपनी जो है स्थिति कमजोर कर ली थी। अपना केंद्रीय प्रशासन जो है, सेंट्रल लेवल की जो शक्तियां उसने स्ट्रॉन्ग कर ली थी, और जिसकी वजह से उन्होंने इन पे क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था, बाकियों की शक्ति कमजोर हो गई थी। यहाँ तक समझ आ गया? अब इनका भी पतन हुआ, ठीक है, हर्षवर्धन का भी पतन हुआ, वर्धन वंश का भी पतन हुआ। और पतन के बाद फिर से दोबारा जो ये जो शक्तियां थी यहाँ पे इस एरिया में, अलग अलग शक्तियों का फिर से उदय हुआ। ठीक है, तो उनका उदय होना, जिसमें आप उनको सामंतवाद, सामंत कह सकते हैं, जागीरदार कह सकते हैं, और योद्धा कह सकते हैं। आप देखते हो जैसे अलग अलग प्रशासन को संभालते थे अपने प्रांतियों को, उनके पास काफी पावर होती थी। ठीक है, जैसे मौर्य काल में आपने पढ़ा है, गुप्त काल में पढ़ा है, कि जब कोई प्रांत होता था और जिस भी सामंत को या जिस भी राज्यपाल को, जिसको भी वो दिया जाता था, उसके पास काफी पावर भी होती थी। ठीक है, अब जब कोई शासक का केंद्रीय प्रशासन समाप्त हो जाएगा, ठीक है, जैसे शासक है, कोई भी राजा है, उसका जो केंद्रीय प्रशासन जो रहेगा वो डगमगाने लगेगा,
तो वहां पे क्या होगा, वहां पे जो प्रांतीय शक्तियां वो भरकर सामने आएंगी। जब ये चीजें सिस्टमेटिक चली नहीं रही होंगी तो वो अपने हिसाब से चीजों को चलाएंगे। ठीक है, प्रांतीय जो है प्रशासन स्टार्ट हो जाएगा। और आपको पता है बहुत बड़े बड़े सामंत रहे, जमीनों का दान होने लगा था, और बड़े बड़े सामंत रहे थे जो अपने अक्षेत्रों में काफी ज्यादा उनकी पावर पहले से ही थी। ठीक है, अब वो उभर कर सामने आएंगे। अब जो इनमें से सबसे ज्यादा उभर जाएगा, सबसे ज्यादा इसके बाद पावर हो जाएगी, सबसे ज्यादा टेक्निक का वो माइंड का यूज करेगा, वो इन पर भी अपना अधिकार कर लेगा, जो छोटे छोटे सामंत होंगे। ठीक है, और फिर वो एक राजा का रूप धारण कर लेगा, मतलब एक राजा बन जाएगा, फिर अपनी जो शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो ऐसे ही इनका उदय होता है। ठीक है, तो आप ये कहते हैं कि इनके उदय के बारे में अलग अलग जो है बातें कही गई हैं। क्या बातें कही है? जैसे ईश्वरी प्रसाद ने क्या कहा है, स्टेटमेंट कई बार एग्जाम में आ भी जाती है। ईश्वरी प्रसाद ने इस काल के बारे में क्या कहा है कि राज्य के अंदर राज्यों का उदय होना। ठीक है, राज्य के अंदर राज्यों का उदय होना, ये ईश्वरी प्रसाद ने इनके बारे में कहा है। चट्टोपाध्याय ने क्या कहा है? चट्टोपाध्याय, सामाजिक और आर्थिक स्थिति ही राजपूत युग की उपज है, या जो कारण बना है वो यही है। क्या था? सामाजिक और आर्थिक स्थिति ही जो आपका राजपूत रहे हैं, राजपूत युग की उपज। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट आपको याद रखने से रिलेटेड स्टेटमेंट पूछी जाती है कि किसने कहा है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि किन किन अक्षेत्रों में राजपूतों का उदय होता है। अलग अलग जगह, जैसे गुजरात में अलग होंगे, बहुत सारे क्या थे, बहुत सारे राजपूत थे। पहले सबसे पहले गुज्जर प्रतिहार होते हैं। ठीक है, और कहा जाता है जो आसपास के थे वो सब उनके सामंत होते हैं। और जैसे ही गुज्जर प्रतिहार की शक्ति कमजोर पड़ने लगती है तो उनके जो सामंत है वो भी ऊपर उभरने लगते हैं, और वन बाई वन सामने आते जाते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे, एक हम छोटा सा मैप ड्रॉ कर लेंगे और उसके हिसाब से हम चीजों को फील करेंगे। ठीक है, जिससे हमें ना समझ आ जाए बातें, कहाँ आपको क्या पढ़ना है। अब देखिए, सबसे पहले ये वाला जो इलाका है ना, यहाँ पे गुज्जर प्रतिहार, इनके बारे में स्टेटमेंट पढ़ेंगे। उत्पत्ति में क्या इनकी अलग अलग सबकी विचारधारा रही है वो भी पढ़ेंगे। तो जो गुज्जर प्रतिहार है, ये वाला इलाका आपका राजस्थान और गुजरात वाला था। ठीक है, और यहाँ पे थे चालुक्य, गुजरात में चालुक्य, या फिर उनको बोल सकते हैं सोलंकी वंश। नेक्स्ट हम चलेंगे, आप मालवा में चलोगे तो मालवा के परमार, मालवा के क्या रहते हैं, परमार रहते हैं। यहाँ पे बंगाल और जो बिहार वाला इलाका है, यहाँ पे पालवंश रहेगा, पालवंश। बाद में यहाँ पे सेन वंश आ जाएगा, सेन वंश। उसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, तो ये वाला जो इलाका आपका, यहाँ पे क्या रहेंगे, चहमान, आप इसको चौहान वंश भी बोल सकते हैं। ये इलाका कौन सा रहेगा आपका, ये आपका अजमेर से दिल्ली वाला रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो कन्नौज वाला है, कन्नौज वाला, यहाँ पे थे गढ़वाल शासक। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपका रहता है बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड में कौन से थे, जेजाक भुक्ति, बुंदेलखंड, यहाँ पे थे जेजाक भुक्ति। जेजाक भुक्ति स्थान को रिप्रेजेंट करता है, बाकी जो इनको चंदेल शासक, चंदेल। अब एक बार इनका जो एरिया भी है वो साथ साथ याद कर लीजिए, प्लान करने में पूछा जाए, गुजरात राजस्थान वाला इलाका। ठीक है, ये गुजरात में थे। जो चंदेल वाले थे ये बुंदेलखंड। और आप जो पालवंश में जाएंगे ये बंगाल और बिहार वाला इलाका, बंगाल और बिहार वाला। ठीक है, ये आपको साथ साथ याद रखना। उसके बाद जो गढ़वाल थे ये कन्नौज में थे। जो चहमार ये वाले जो रहे ये अजमेर से दिल्ली। आप
जो जब साउथ हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, साउथ की तरफ जाएंगे और त्रिपक्षीय संघर्ष भी पढ़ेंगे। आपको पता है त्रिपक्षीय संघर्ष होता है कन्नौज, ठीक है, वो पढ़ेंगे तब भी हम साउथ वाले जो राष्ट्रकूट शासक के बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पे जो पहले थे, साउथ में चले जाओगे, यहाँ पे पहले थे वातापी के चालुक्य। वातापी के चालुक्य, आप ये सोच रहे होंगे मैडम ये तो ये भी तो चालुक्य, ये गुजरात के अलग चालुक्य थे। जो हम उत्तर भारत के वंश पढ़ते हैं तब पढ़े जाते हैं, दक्षिण के जो वंश पढ़ेंगे तब हम वातापी के चालुक्य पढ़ेंगे, और यहीं पे आ जाएंगे आपके राष्ट्रकूट। राष्ट्र या राष्ट्रकूट शासक, और यहीं पे फिर बाद में आ जाएंगे कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य वाली चीजें आपको याद रखनी। तो एक मैप से आप इसको अच्छे से समझ सकते हो, चीजें आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। बाद में त्रिपक्षीय जो संघर्ष वो कन्नौज को लेके होता है, इधर से ये वाले, इधर से ये इन पर अटैक करते हैं, इधर से ये, तो वो त्रिपक्षीय संघर्ष है। जब हम त्रिपक्षीय संघर्ष का टॉपिक आपको समझ आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए अब इनकी उत्पत्ति में मतभेद, और वो स्टेटमेंट एग्जाम में पूछी जाती कि क्या कहा जेम्स टॉड या कर्नल टॉड ने, क्या कहा स्मिथ ने, क्या कहा और कैंपेन या फिर जैक्सन ने क्या कहा, तो ये वाली स्टेटमेंट पूछी जाती है, बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। उत्पत्ति में मतभेद, तो वो जान लीजिए उत्पत्ति में क्या मतभेद। दो मत दिए जाते हैं अक्सर, एक तो देसी मत, देसी का मत विदेशियों के द्वारा दिया, देसी मत है, ये कहा कि ये जो है राजपूत ये देसी थे। एक देसी मत या बोल सकते हैं आप इसको भारतीय, ठीक है, ये जान लीजिए आप। तो सबसे पहले हम विदेशियों के बारे में पढ़ेंगे कि विदेशी किस किस ने कहा है कि भाई जो राजपूत थे देसी थे। ये वाली जो स्टेटमेंट है, सबसे पहले आप कनिंगम के बारे में पढ़ेंगे। कनिंगम ने क्या कहा, कनिंगम ने कहा राजपूत जो है किसकी संतान है, आपके कुषाणों की है। कनिंगम के द्वारा कि कुषाणों के यूची कबीले या यूची शाखा थी जो मध्य एशिया से भारत आई थी, ये उसकी संतान रहे हैं, या फिर कुषाण राजपूतों के पूर्वज रहे हैं। इस तरह की स्टेटमेंट ने कहा। कुषाणों से उत्पत्ति हुई है गुज्जर प्रतिहार की, गुज्जर प्रतिहार से उत्पत्ति हुई है बाकी सारे के सारे जितने भी हम पढ़ रहे हैं, जैसे गढ़वाल है, चंदेल है, इन सब की उत्पत्ति हुई गुज्जर प्रति, ठीक है। उसके बाद इनसे पूछा गया कि आप किस आधार पर ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि बिना साक्ष्य के तो कोई इतिहास माना ही नहीं जाता, साक्ष्य देना जरूरी होता है। साक्ष्य के आधार पर इन्होंने बोला कि ब्रौच अभिलेख, जो ब्रौच गुज्जर अभिलेख है 1978 वाला, उसके आधार पर इन्होंने ये वाली स्टेटमेंट है। के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। अब अपने तरीके से लिख सकते हैं जैसे आपको लिख जाए। कुषाणों से राजपूत की, और कौन सी शाखा थी भाई, पढ़ते हैं जी कबीला, पढ़ा है ना, पढ़ते हैं। भारत में एक विदेशी जनजाति आई थी और भारत में एक देसी जनजाति थी। विदेशी जो विदेश से भारत पर अटैक करी, देसी जो देश में रह के भारत पर अटैक करी। जब हम विदेशी जनजाति पढ़ रही थी तो उसमें कौन आपके, अपने हिंदी अमन पढ़ा, ठीक है, उसमें आपने शक पढ़ा, कुषाण पढ़े, और बाद में हुनों के अटैक पढ़े। और जो देसी जनजाति थी वो कौन कौन सी थी, शक है, सुंग है, कण्व है और सातवाहन है, तो आपने पढ़े हैं। ये विदेशी थे, इनसे कह रहे हैं कि राजपूतों ने कहा जो कुषाण है ना, कुषाण से गुज्जर प्रतिहारों का उदय होता है, गुज्जर प्रतिहारों से सबका उदय होता है। से पूछा कि अभी आप अपने साक्ष्य दिए, तो सा साक्ष्य दिया है गुज्जर अभिलेख। आपसे सीधा यही पूछा जाएगा 178 ये पूछा जाएगा आपसे कि आप जो है किस आधार, मतलब आप कनिगम के द्वारा क्या स्टेटमेंट, या फिर कुषाणों से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है ऐसा किसने कहा। तो आप एक जो वर्ड है वो पकड़ लीजिए कि कुषाणों वाली जो कही है वो क्या है, कनिगम ने कही, कुषाणों कनिगम से याद आ जाएगा, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज
उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, एक स्टेटमेंट रही है कर्नल टॉड, या फिर इसको जेम्स टॉड भी, जगह नाम लिखे होते हैं तो आपको बिल्कुल जरूरत। इसने क्या कहा है अभी, कर्नल टोड या जेम्स टोड की स्टेटमेंट है वो क्या रही है, इन्होंने कहा कि शक जो सिथियन जाति थी, देसी शक, शक, कुषाण, यवन, ठीक है, तो ये सब उन्हीं के बारे में बोल। कर्नल टोड ने कहा है कि जो शक या सिथियन जाति थी से ही उत्पत्ति हुई है राजपूतों। तो इनसे पूछा गया अभी आप किस आधार पर बोल, कि जो के रीति रिवाज थे शकों के, चाहे आप इनकी परंपराएं हैं, संस्कृति, राजपूतों से मेल खाती थी। आप पूछे कौन सी संस्कृति आपको ऐसी लग रही है कि जिनसे मेल खाती थी, तो सूर्य पूजा थी, मद्यपान करना था, युद्धों में रथों का प्रयोग करना था, यज्ञ कराना था, सब थी। पर इनकी इन सब बातों का भी खंडन किया गया था, ठीक। हर एक विचारधारा के लोग अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार बातें बता, जिसकी जैसी विचारधारा होती है, जिसकी हम आपकी जिसकी भी जैसी मेंटलिटी, जो विचारधारा, जो सोच रखता है, उसी हिसाब से बात करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने भी अपने इतिहास को उसी हिसाब से बोला है। बाद में हर किसी की बातों को देखकर, जांच परख कर, जो सबसे सर्वमान्य सत्य है, जो सत्यता के काफी नजदीक पहुंचती है बातें, उस मान लिया जाता है, ठीक है। तो ये वाला इसने क्या कहा, इसने कहा है कि शक को, शक, सीथियन, सीथियन जाति थी ना, शक सीथियन, ठीक है, शक या सीथियन, इनसे ही शकों से राजपूतों का उदय। ने कहा है कि जो शकों के और राजपूतों के रीति रिवाज है, रीति रिवाज, परंपराएं हैं, संस्कृति है, सब क्या करती है, मेल खाती है राजपूतों से, ठीक है। इस आधार पर मैं ये बात कहना चाहूंगा। इसमें इसने कौन सी बातें कही हैं जो मेल खाती है, एक तो सूर्य पूजा है, स्त्री प्रथा, यज्ञ है, ठीक है, उसके बाद एक आपका रथों का प्रयोग करना, मद्यपान, शराब, ये सब चीजों के आधार पर इन्होंने कहा है। बट इनकी बात का जो खंडन किया है वो जीएच ओझा ने, विसी वेदथ, अदर जो अलग सिद्धांत को मानते हैं, ठीक, जो इतिहास को मानते ही नहीं कि ये भारतीय थे, जैसे देसी थे, भारतीय सिद्धांत को मानने वाले जैसे ईश्वरी प्रसाद है, दशरथ शर्मा है, और इन सब ने इस बात का खंडन किया है। इन्होंने कहा कि हम नहीं मानते कि देसी रहे, ठीक है। तो क्योंकि सूर्य पूजा तो हम बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, पता है, सूर्य हड़प्पन कालीन से स्टार्ट, और बाद में वैदिक काल, उसके बाद का जो टाइमिंग है, हमने सूर्य पूजा को पढ़ा है, तो आप कैसे कहोगे शकों से ली गई। स्त्री प्रथा के साक्ष्य भी हम, जैसे युगल समाधान मिला है, काल में इसके साक्ष्य मिले हैं, और यज्ञ वैदिक काल में न जाने कितने राजस्व यज्ञ, असमय यज्ञ होते हैं, अब इनके आधार पे हम इन चीजों को नहीं मान सकते। रथों का प्रयोग भी बहुत पहले टाइम से होता है, और जो मद्यपान है, अपने पढ़ा है, सोमरस का पान किया जाता था। तो आप इनके आधार पर राजपूतों को जज नहीं कर सकते कि उत्पत्ति इनके रीति रिवाज से होती है। इस बात का खंडन किया गया था, कर्नल टोड जो बात है इसका खंडन किया गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट जो विचारधारा रहेगी इसकी रहेगी कैंपवेल, साथ ही जैक्सन। इन्होंने क्या कहा, कहा कि जो राजपूतों की है खंजर जनजाति थी, कि खंजर जनजाति थी, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि इनकी उत्पत्ति से हुई है। और फिर इनकी बात का भी खंडन किया गया, और अपने अपने साक्ष्य सबने रखे कि अगर खंजर जनजाति आपको पता है तो हमें क्यों नहीं पता है। जो राजपूत है उनके तो 36 कुल बताए गए हैं, उनमें कहीं भी खंजर जनजाति का जिक्र हुआ ही नहीं है। दूसरी बात यह है, महाभारत में भी का जिक्र है, बाण भट्ट ने भी हुनों का जिक्र किया गया है, राजतरंगिणी में भी हुनों का जिक्र है, पर कहीं भी खंजर जनजाति का जिक्र नहीं है। तो आपके इस मत का भी खंडन किया जाता है। ने क्या कहा था, हुनों की खंजर जनजाति से,
से उदय कि आप ना कैसे याद रखोगे, थे खतरनाक थे और आपको पता है हुनों के एक बर्बर तरीके से जो है वो रहते थे, अटैक आक्रमण के लिए हमने कैंप लगाने पड़ते थे। ऐसे याद करोगे कि उनके बचाव के लिए, जगह जगह उनकी सुरक्षा के लिए कैंप लगाने पड़ते, कैंपवेल वाली स्टेटमेंट आपको याद आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके आपको याद करना है, बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि एक एक स्टेटमेंट कैसे याद रखें, इसी से कॉल जाती, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। के बाद इसका खंडन जो है किया गया किस विचारधारा पे, कि इनके 36 स्कूल है ना, उसमें खंजर जनजाति है। महाभारत में भी इसका जिक्र नहीं किया गया, हालांकि महाभारत में के बारे में बताया गया। ठीक है, सब बातें आपको याद रखनी। उसके बाद एक जो स्टेटमेंट रही है वो किसकी थी, वो थी विलियम क्रुक की। विलियम क्रुक ने क्या कहा था, विलियम ये कहते हैं कि ये ना जो जाति थी, देसी जनजातियों से इनका उदय हुआ था। ठीक है, विदेशी जनजाति है, उन्हीं से इनका उदय हुआ है, ये कोई भारतीय नहीं थे। और इनका ना शुद्धिकरण किया गया था। जो अग्निकुल का सिद्धांत है, हम पढ़ते हैं कि वशिष्ठ है, आबू पर्वत पर जो है वो उन्होंने यज्ञ किया था, वो यज्ञ ना उन्होंने राजपूतों की शुद्धिकरण, स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि राजपूतों के शुद्धिकरण के लिए यज्ञ किया गया था, यज्ञ। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसने दी थी, के द्वारा दी गई थी। एक है आपका वी स्मिथ, सब विदेशी मत वाले हैं जिन्होंने विदेशी मत, वी स्मिथ इन्होंने क्या कहा है, ये स्टेटमेंट क्या रही है कि इन्होंने कहा है कि मैं मानता हूँ देसी भी थे, मानता हूँ देसी भी थे। भाई आप दो दो क्यों कह रहे हो, आप एक स्टेटमेंट या अपनी बातों को आप क्लैरिफाई कीजिए, आप ऐसा क्यों बोल, ने कहा कि जो वाले जो हम भी हमने पढ़े हैं ना इधर वाले, वो सारे विदेशी जनजाति से थे। शक है, शकों से, हुणों से, कुषाणों से, इनसे हुए थे इधर वाले। और इधर बचते बचते कौन, तो इन्होंने ऐड किया, एक तो चंदेल वाले और एक गहड़ वाले। ठीक है, इन दो को तो देसी देसी जनजाति, देसी जनजाति माना है। देसी जनजाति कौन सी थी, जो आदिम पुरानी जनजाति थी, जिसमें कौन थी, कार्ड या खरवाल भी बोलते। उसके बाद एक थी क्या, एक थी भर। ये आदिम जनजाति रही थी भारत की, आदिम जनजाति, जैसे आदिवासी बोलते हैं, इस तरह की जनजाति। इनसे जो उत्पत्ति हुई है वो चंदेल और गढ़वाल की हुई है। बाकी इधर जो भी थे, ये वाले आपके कौन थे, चालुक्य। इधर तो आपके गुज्जर प्रतिहार रहे। ठीक है, उसके बाद हमने और कौन सा पढ़ा था, चहमान पढ़े, उसके बाद परमार पढ़े हैं। इन सब की जो बता रहे हैं इसी से बता रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं उत्तर पश्चिमी वाले जो भी रहेंगे वो विदेशी से रहेंगे, और उत्तर पूर्व वाले जो भी रहेंगे वो देसी जनजाति से रहेंगे। तो दो मत किसने दिए थे, वी स्मिथ के द्वारा। समझने वाली चीजें हैं। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ आ गया, एक बार से फिर समझाती हूँ, फिर आगे चलते हैं। तो मध्यकालीन भारत में हम मेनली स्टार्टिंग करते हैं, राजपूतों के इतिहास को पढ़ते हैं। राजपूतों का इतिहास स्टार्ट कैसे होता है, मैंने आपको बताया, गुप्त काल से चीजें स्टार्ट हो गई, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होना शुरू हो गया था। धीरे धीरे क्या होता है, हर्षवर्धन का जो है उत्थान होता है और वो उन सब पे अधिकार कर लेता है, और उसके बाद फिर एक शासक स्थापित कर लेता है और एक केंद्रीय प्रशासन बना लेता है। केंद्रीय प्रशासन का मतलब होता है कि सबके लिए नियम, रूल, कानून, टैक्स एक जैसे स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब वो शासक ही नहीं रहेगा तो उनका प्रशासन भी डगमगा जाएगा, प्रशासन डैमेज। ठीक है, उसके बाद फिर से वो शक्तियां उभरेंगी और अपने अपने एरिया में अपना प्रशासन शुरू कर देंगे, और जब तक उनका आसपास के अधिकार नहीं हो, सब अपने अपने हिसाब से शासन कर, ठीक है। तो ईश्वरी प्रसाद ने इसके बारे में कहा, राज्य के अंदर राज्यों का उदय होना, इस काल को उसने कहा है। चट्टोपाध्याय ने कहा कि सामाजिक और जो आर्थिक स्थिति रही है राजपूत युग की उपज है। ठीक है, इनके बारे में ऐसा कहा गया है। उसके बाद अभी आपको पढ़ना है कौन कौन से शासकों का जो है उदय होता है। कौन कौन से शासकों का जो उदय होता है वो देख लीजिए। गुजरात वाला जो एरिया रहा था वो कौन सा था, चालुक्य या सोलंकी शासक थे। और ये गुजरात और राजस्थान वाला गुज्जर प्रतिहार रहे थे। पूछ लेते हैं, कई बार ये याद रखना आपको। चहमान शासक है, इनका उदय कहाँ होता है, अजमेर। अजमेर से जो दिल्ली तक इनका एरिया था। बंगाल और बिहार में पाल शासक थे,
पालों का जब एंड हो गया था वहीं पर सेंस आ, ठीक है। मालवा में, ये भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, जब कि हम हर्षवर्धन के टाइम पढ़े थे, मालवा में मार शासक है, जहाँ पे ग्रहवर्मन या सॉरी मैत्रक वंश था, वहां पे चालुक्य आ गए थे, तो ये चीजें यहाँ पे उदय हो गया। बुंदेलखंड में चंदेल जेजाक भुगती, जेजाक मतलब जेजा नामक व्यक्ति ने, जय सिंह ने स्थापना की उसके नाम पर जेजाक। ये आपको पता है प्रांतों को जाग भुगती उसका नाम, ठीक है। दक्षिण में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जाके लास्ट में चलेंगे, वातापी के चालुक्य आएंगे, फिर उनका एंड हो जाता है, फिर राष्ट्रकूट आएंगे, एंड हो जाएगा, वहाँ पे कल्याणी के चालुक्य, ऐसे चलते जाए। नेक्स्ट चलते हैं, आप स्टेटमेंट पढ़ना। अब से पहला पूछा जाए, कुषाणों से राजपूतों की उत्पत्ति कनिंगम ने कौन से अभिलेख से प्राप्त पता चला है? ब्रज गुज्जर अभिलेखों से इसकी जानकारी, ठीक है। कर्नल टाड ने क्या कहा कि शकों से इनकी उत्पत्ति हुई है, क्योंकि बस परंपराएं वगैरह इनसे मैच करती है। उसके बाद इन बात का भी खंडन किया गया और सारी बातों को कहा गया कि ऐसा नहीं है। उसके बाद कैंपबेल और जैक्सन ने क्या कहा, हुनर जनजातियों से उदय हुआ है, और सभी ने इस इन स्टेटमेंट का खंडन किया है कि हमने कहीं भी जाति पढ़ी ही नहीं, तो आप कैसे कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विलियम क्रुक ने क्या कहा, राजपूतों, वैसे इसकी जो पहली बात थी वो तो कहा कि जो किसी जनजाति है उन्हीं से ही राजपूतों का उदय हुआ है, और अगर आप कहते हो कि इनका तो यज्ञ हुआ था, तो यज्ञ इसलिए हुआ था, इनका डेफिनेशन भी बिल्कुल काट दी गई। अंडर एक विचारधारा आएगी दूसरी को काट के आएगी। वी स्मिथ क्या कहते हैं, वी स्मिथ कहते हैं कि मैं देसी और विदेशी दोनों मानता हूँ। जो इधर वाला इलाका है वो विदेशियाई जनजाति थी, शक है, शान है, हुनों संतान, इधर वाले जो भारत की ही जनजातियों की। अब आप देसी मत पे पहुंचिए, भारतीय मत जो रहेंगे, आप इसके बारे में थोड़ा सा, आज मैं सिर्फ आपको बेसिक चीजें क्लियर कराऊंगी, जिससे आपको टॉपिक पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगे, आगे जब आप पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगे कि टॉपिक हाँ अच्छा है भाई, और हम इसको मतलब इजीली समझ आ रहा है, ठीक। तो पहले उसकी बेसिक चीजें हमें जरूर जाननी होती। उसका देसी मत है वो क्या रहेगा? देसी मत में सबसे पहले एक सिद्धांत आता है, जो राजपूतों से हुई, ब्राह्मणों के बारे में सारे जो खासकर स्टेटमेंट बातें रखी, बाद में इस बात का भी आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे गोपीनाथ शर्मा, इसने क्या कहा अभी, ब्रह्म का सिद्धांत, सिद्धांत इसकी हुई आपके राजपूत सिद्धांत दिया। इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाए, दशरथ शर्मा है, दशरथ शर्मा, नाथ शर्मा, शर्मा। उसके बाद आपका है, एक है आपके पाठक, वीएस पाठक, डारकर। इन सभी ने क्या कहा है कि जो है राजपूतों की उत्पत्ति है ब्राह्मणों से। आप अपने स्टेटमेंट बता दीजिए आपको कैसे लगता है। अपने अपने साक्ष्य दिए। पहला, एक चौहान राजकुमारी थी, चौहान राजकुमारी, इसका नाम था अवंती सुंदरी, है, और इसका विवाह होता है किससे? राजशेखर से, राजशेखर से भी, ये राजशेखर एक ब्राह्मण, इनकी दोनों की शादी होती है। इस आधार पर इन्होंने कहा कि ये वंश ब्राह्मण था, पर आप किसी एक शादी पर किसी का वंश निर्धारित कर सकते हैं। ये जो वराज शेखर, आगे हम इसके पढ़ेंगे, महिपाल के टाइम इनकी बहुत सारी बुक के बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इन्होंने अपनी जो स्टेटमेंट दी है, इन्होंने कहा है कि एक अभिलेख रहा है, ठीक है, अभिलेखों के आधार पर भी इसमें बहुत सारी बातें कही गई है, ठीक है। तो एक सुंडा अभिलेख है, सुंडा अभिलेख, उस अभिलेख में कहा है कि इन सुंडा अभिलेख के आधार पर बताया गया है कि जो ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है किसी वत्स से हुई, किसी वत्स की आंख से राजपूतों, इन्होंने एक ये वाला साक्ष्य दिया है। उसके बाद
नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा है, नेक्स्ट ये कहा गया है कि इनका जो गोत्र बहुत बार मिला है, अभिलेखों में एक गोत्र मिला वत्स, और वत्स गोत्र ब्राह्मणों में। ये कुछ जानकारी है जो इन्होंने दी है और अपनी बातों को रखा है। पर बाद में जो है इस सिद्धांत का भी खंडन कर दिया जाता है कि हम इस सिद्धांत को ना मानने की वजह भी आगे जो लोग हैं उन्होंने दी है। अगला सिद्धांत आता है अग्निकुल का सिद्धांत। ठीक है, दूसरा अग्निकुल का सिद्धांत, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। कौन सी बुक में अग्निकुल का सिद्धांत सबसे पहले दिया गया था? कि जो पृथ्वीराज रासो रही है ना, पृथ्वीराज रासो, इसके द्वारा लिखी गई अभी, इसके द्वारा लिखी गई चंद्र बरदाई। ये जो बुक है पृथ्वीराज रासो, ये चंद्र बरदाई के द्वारा लिखी गई है और इसमें अग्निकुल का सिद्धांत दिया गया है। अग्निकुल के सिद्धांत में क्या बताया गया है कि जो राजा सॉरी ऋषि वशिष्ठ रहे हैं, ऋषि वशिष्ठ ने एक आबू पर्वत पर क्या किया था, एक यज्ञ किया था, और यज्ञ में 4 बार आहुति डाली थी। 4 बार आहुति में उसने क्या किया कि 4 जो बोलते हैं शासक या 4 वंश है, वो 4 राजपूत है, उनका उदय होता है। चिर प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। और क्यों हुई थी उनकी उत्पत्ति? कि यज्ञ को कोई भंग ना करे, ऐसा द्वारपाल चाहिए, ऐसा मतलब एक तरह से बॉडीगार्ड चाहिए बाहर खड़े करने के लिए, कि किसी की मतलब जो एंट्री गंदे इंसान, जैसे आपको पता है यज्ञ करते हैं तो कोई ना कोई विघ्न अच्छे कार्य में डालने की कोशिश करता है, तो उसको रोकने के लिए ये इनकी जरूरत पड़ी। तो चारों की जो उत्पत्ति राजा सॉरी ऋषि वशिष्ठ की आहुति से हुई है, ऐसा सिद्धांत अग्निकुल का सिद्धांत दिया गया है। और इसी सिद्धांत पर विलियम क्रूक ने कहा था कि ये तो राजपूतों का शुद्धिकरण किया गया था, ना कि उनकी उत्पत्ति हुई। इसी बात पर उसने ऐसा बोला था। ठीक है, और जो दशरथ शर्मा है उन्होंने ये कहा था कि ये चीज अग्निकुल के सिद्धांत की इसमें थी तो नहीं, पर बाद में ऐड की गई है इस बुक में। अब है पर पहले नहीं थी, बाद में ऐड की गई है, मतलब इस बात का भी खंडन किया गया था। तो अग्निकुल का सिद्धांत है वो आपको पता चल ही गया होगा, आप अपने हिसाब से नोटिस करते हैं। जो वशिष्ठ जी थे, इन्होंने यज्ञ किया था आबू पर्वत पर, वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत पर यज्ञ किया गया, और उसके बाद 4 आहुति डाली। और 4 आहुति में कौन मतलब कौन से वंश थे? इसमें पहला आपका रहेगा गुर्जर प्रतिहार, क्योंकि सबसे फर्स्ट नंबर पर गुर्जर प्रतिहार ही आएगा, और बाकी इनके सामंत माने जाते हैं और बाद में उनका उदय होता है। ठीक है, उसके बाद चालुक्य के परमार, चौहान। तो इन चारों की उत्पत्ति होती है और एक तरह से द्वारपाल के लिए इनका कार्य किया जाता है। और इस बात का विलियम क्रुक ने खंडन किया, इस बात का दशरथ शर्मा ने कहा कि ये वाली जो बातें हैं ये मुद्दा है बाद में जोड़। तो यहाँ पे भी इस चीज का खंडन किया गया। तीसरा जो हम स्टेटमेंट देते हैं, तीसरी स्टेटमेंट में आप क्या जानोगे कि आप ये बता दीजिए, अब इतनी सारी चीजें हमने पढ़ ली, और फाइनल बता दीजिए कि आप किसको मान रहे हैं। लास्ट में सर्व मान्य कौन माना गया है, ठीक है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मेनली जो इसमें कहा गया है सिद्धांत, कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है ना वैदिक काल के, आपने पढ़ा ना, वैश्य क्षत्रिय, ठीक है, स्त्रिय से हुई है, इस बात को ही सर्वमान्य माना गया। सर्वमान्य का मतलब ये नहीं है कि 100% राइट, सर्वमान्य का मतलब ये होता है कि सच्चाई के काफी नजदीक ये चीज पहुंच गई है। ठीक है, तो इस बात को ही सर्वमान्य माना गया। और ये जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? G.H. ओझा, G.H. ओझा। सेकंड जो है सी वेदत्त, कैसे भी लिखा होगा, ऐसे इंग्लिश में भी लिखा होता है G.H. ठीक है, अच्छी भी। तो इन्होंने इसकी जो है डेफिनेशन दी है कि वैदिक काल में जैसे 4 योद्धा होते थे ना, जैसे क्षत्रिय योद्धा, से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। और इस बात को महाभारत में भी स्वीकारा गया है, क्योंकि महाभारत में अस्त्र शस्त्र को चलाने वालों को राजपूत या योद्धा कहा गया था। ठीक है, और जो हमने बुकों में बहुत हमारी मेन बुकें होती हैं, जैसे अष्टाध्यायी है,
पाणिनि की अष्टाध्यायी है और अर्थशास्त्र है। उसके बाद एक दो बुकें और हैं, उनमें भी इसके बारे में कालत्रयी है। इन बुकों में इस चीज को एक्सेप्ट किया गया है कि हाँ भाई, जो ये तो राजपुत्र कहा गया था, और राजपुत्र का मतलब होता है राजपूत, ठीक है। तो अच्छी खासी जो बुक होती है उनमें भी इस चीज को स्वीकार किया गया है। और आपके महाभारत में भी राजपूत वर्ड का यूज हुआ है, ठीक है। ओझा और सीवी वेदत्त ने अपने एविडेंस के आधार पर इस चीज को माना है, ठीक है। और एक स्टेटमेंट इसमें कही गई है कि एक सिद्धांत है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी का। सूर्यवंशी, वे कहते हैं कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्या है। चंद्रवंशी है। बहुत सारी स्टेटमेंट है, आप जितनी इतनी ज्यादा पढ़, आप अपने एग्जाम के हिसाब से पढ़ो। और आप कोई भी मतलब स्टेटमेंट है, आपको थोड़ा सा उसके बारे में हल्की सी लाइन पता होनी चाहिए, और जैसे आप सामने से देखोगे आपको समझ आ जाएगी। बहुत लंबी चौड़ी कहानी आपको याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझने की जरूरत। देखो, सूर्यवंशी जो है, चंद्रवंशी, इसके बारे में कहा गया मनु के दो पुत्र थे। का ज्येष्ठ पुत्र था इक्ष्वाकु, ठीक है। इक्ष्वाकु की जो भी संतान थी वो सूर्यवंशी कही, ठीक है। और मनु का जो छोटा बेटा था कनिष्क पुत्र, और वो कौन था, वो था इला, उसकी जो संतान है वो चंद्रवंशी कही। इस आधार पर इस सिद्धांत को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी सिद्धांत बांटा गया। तो कुल मिला के लिख भी सकते हैं यहाँ पे, मनु के ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु, ठीक है, की संतान क्या कहलाई, सूर्यवंशी। और ये मनु के जो छोटा या कनिष्क पुत्र इला की संतान क्या कहलाई, ये चंद्रवंशी। तो ये वाला सिद्धांत है, ठीक है। तो ये सारे जो मतभेद है, जो सारे के सारे क्या, तो एक तरह से विभेद है, वो सारे के सारे क्या थे, इससे रिलेटेड बातें थी। और ये डेफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछ ली भी जाती है, ठीक है। तो ये आपको पढ़नी है और थोड़ी सी बेसिक चीजें आपको क्लियर होगी। अब नेक्स्ट जो हम पहले पढ़ेंगे वो हम गुर्जर प्रतिहार को स्टार्ट करेंगे। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में जो है आपका पहला ही जो स्टार्टिंग रहेगी, इससे रहेगी गुर्जर प्रतिहार से। गुर्जर प्रतिहार, अब इनके बारे में भी थोड़ा सा जानना पड़ता है कि भी इनकी उत्पत्ति स्पेशली कहाँ से हुई है, कौन थे ये। कहते हैं कि लक्ष्मण की वंशज रहे हैं, लक्ष्मण की संतान रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण ने राम के द्वारपाल का कार्य किया था, मतलब उसका भाई था और हमेशा उसके जैसे द्वारपाल का कार्य करता था, ऐसा भी कहा गया है। और नागभट्ट प्रथम जो इसका मेन था, वैसे तो हरिश्चंद्र कहा गया। हरिश्चंद्र के बारे में भी कहा गया कि जो हरिश्चंद्र था वो एक ब्राह्मण था, ठीक है। और ऐसा भी लेखों में मिलता है। बट कुल मिला के जो है, आपको पता ही है लास्ट स्टेटमेंट पे हम पहुंचे हैं कि ये वैदिक काल के क्षत्रियों जो है संतान। गुर्जर प्रतिहार में नागभट्ट प्रथम के बारे में पढ़ते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसने जिसको म्लेच्छों का नाशक कहा गया है। और उसके बाद वत्सराज को पढ़ते हैं, जिसके काल में त्रिपक्षीय संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। नागभट्ट द्वितीय को पढ़ते हैं, और मिहिर भोज को पढ़ते हैं, महिपाल को पढ़ते हैं। तो वो सब हम नेक्स्ट क्लास में पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे। जितने क्वेश्चन बनेंगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है। बाय।